हेलो एंड वेलकम टू यूवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, कहते हैं कि मिसफॉर्च्यून्स डज नॉट कम सिंगली, और जो मुसीबत होती हैं वो कभी अकेले नहीं आती हैं, बटालियन में आती हैं, बहुत बड़े समूह में आती हैं। तो इसी तरीके से इस समय आपका यूवास परिवार भी कुछ मुसीबतों के बीच है और नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रयागराज में इस समय फ्लड सिचुएशन चल रही है, और जिसमें कई रोड ऐसे हैं जिनका लिंक टूट चुका है। और तो फिर भी ज़रूरत इस बात की है कि इस कठिन समय में आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। आपकी ये क्लास कंटिन्यू रहे और इसीलिए हम आपसे जुड़े हैं। तो सबसे पहले आज आप ध्यान रखें, आज हम माय डियर बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक इरा को बिलोंग करते हैं, रोमांटिक एज के एक रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं। जैसे कि जो लिरिकल बैलेट्स का पब्लिकेशन होता है 1798 में, इसी के साथ ही रोमांटिसिज्म की शुरुआत मानी जाती है। द एज ऑफ रोमांटिसिज्म और द रोमांटिक एज, इसी को हम कहते हैं द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, है ना। तो यहाँ पर विलियम ब्लेक, कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ये आपके मेजर पोइट्स माने जाते हैं। और माइनर में आपके आ जाएंगे जो सेकंड जनरेशन में हैं, आपके कीट्स और आपके जॉन कीट्स हो गए और शैले हो गए और बायरन हो जाएंगे। तो आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी देखेंगे, और ये इतनी इम्पॉर्टेंट बायोग्राफी है कि इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला, बस आप इसको ध्यान से पढ़ लें। तो एक बार थम्स अप करके बताएं क्या इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। लेट्स कमेंस। विलियम वर्ड्सवर्थ, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके डीओबी के विषय में। तो सभी प्यारे साथियों को अच्छे से ये लर्न कर लेना है, किसी भी तरीके से मिस नहीं होना चाहिए, सभी को ये याद कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। 17 अप्रैल 1770 यानी कि 7 अप्रैल 1770, और इनकी डेथ है 23 अप्रैल 1850। ये दोनों डेट आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज born on 7th अप्रैल 1770 इन कॉकर माउथ। अच्छे से माय डियर इम्पॉर्टेंट लगाओ। देखो जैसे कि आपने पहले डेट लर्न कर ली 7 अप्रैल 1770, इसके बाद आपको प्लेस का नाम लर्न करना है कॉकर माउथ ज़रूर से। और ये कहाँ पड़ता है? कम्बरलैंड में पड़ता है, इन द लेक डिस्ट्रिक्ट में। ही वॉज द सेकेंड ऑफ जॉन एंड एन वर्ड्सवर्थ, 5 चिल्ड्रेन। माय डियर, इनके जो माता पिता थे जॉन और एन, 5 बेटे थे, यानी कि वर्ड्सवर्थ के 5 सिबलिंग्स थे और ये सेकंड नंबर के थे इसीलिए लिखा है ही वॉज द सेकंड। ये दूसरे नंबर के थे जॉन और एन वर्ड्सवर्थ के 5 बच्चों में से। हिज फादर वॉज लॉ एजेंट। कभी कभी क्वेश्चन कर देता है कि इनके पिता कौन थे, तो ये लॉ एजेंट थे। एंड रेंट कलेक्टर फॉर द लॉर्ड लॉन्सडेल जेम्स लॉथर। याद रखिएगा, लॉर्ड लॉन्सडेल और जेम्स ऑथर के यहाँ ये रेंट कलेक्टर थे। आफ्टर हिज मदर्स डेथ इन 1778 ही वॉज सेंट टू हॉक्सेट ग्रामर स्कूल। याद रखिएगा माय डियर, देखो ये बेसिक क्वेश्चन है कि भाई वर्ड्सवर्थ की माँ की डेथ हो जाती है 1778 में, तो इसको ऐसे लर्न करेंगे कि वर्ड्सवर्थ कितने वर्ष के रहे होंगे। तो जब 1770 में इनका बर्थ होता है तो निश्चित तौर पर ये 8 वर्ष के रहे होंगे। ही वॉज सेंट टू हॉक्सेट ग्रामर स्कूल नियर विंडसरमेयर। ही वॉज सेंट टू, इनको कहाँ भेजा गया माँ की डेथ के बाद में? हॉक्सेट ग्रामर स्कूल में भेजा गया, और जो कि विंडसरमेयर के पास में है। ही लॉस्ट हिज फादर इन 1783। और माय डियर 1783 में आप लोग थोड़ा गेस करें कि कितने वर्ष के रहे होंगे, यानी कि आप 13 ईयर्स कह सकते हैं, 13 ईयर्स के रहे होंगे। और जब इनके पिता की डेथ हो जाती है, ये बहुत बड़ी एक कैलेमिटी है ना। किसी की माँ और पिता दोनों की डेथ हो जाना, और बालक अभी किशोरावस्था में ही है, 13 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे, ही इंजॉयड हाइकिंग ड्यूरिंग द लॉन्ग समर वेकेशन 1788 में, यानी कि 1788 में ये 18 वर्ष के ही हुए और तब इन्होंने लंबी एक हाइकिंग का मतलब यात्रा होता है, एक लंबी यात्रा में चले जाते हैं और ये समर वेकेशन का टाइम था। ही ट्रैम्प्ड अराउंड कम्बरलैंड कंट्री, ट्रैम्प का मतलब है आवारा की तरह घूमना, बिना उद्देश्य के घूमना। 2 years later in 1790 he went on a walking tour of France, Switzerland and Germany, and in 1791 after graduation trekked through Wales। ट्रैक का मतलब भी पैदल यात्रा करना होता है या यात्रा करना कह लें। इन्होंने वेल्स की यात्रा की और 1790 में इन्होंने फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी का टूर भी किया। बहुत ध्यान से देखेंगे। हिज एंथुजियाज्म फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और याद रखिएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन कब, 1789। टुक हिम टू फ्रांस अगेन इन 1791 वेयर ही हैड एन अफेयर विद एनेट वेलुन, जहाँ पर माय डियर क्या होता है जब ये फ्रांस जाते हैं तो एनेट वेलुन से, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है, इनका अफेयर हो जाता है, यानी कि ये इनकी प्रेमिका के रूप में हैं और इससे एक बेटी का भी जन्म हुआ था। हु बोर हिम एन इलेजिटिमेट डॉटर कैरोलिन। माय डियर इसको अच्छे से याद कर लेना कि बेटी का नाम क्या था, कैरोलिन था और इसका जन्म होता है 1792 में। इससे भी डीप क्वेश्चन की अगर बात करें तो दिस अफेयर इज़ द बेसिस ऑफ द पोएम वाड्रुकर एंड जूलिया। एक इन्होंने जो पोएम लिखी थी वाड्रुकर एंड जूलिया और वो इसी अफेयर पर बेस्ड थी, इनके जो अफेयर था एनेट वेलुन के साथ में। बिफोर गोइंग टू फ्रांस, नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दें, बिफोर गोइंग टू फ्रांस इन 1791 ही completed his graduation from St. John's College, Cambridge 1787 to 1791। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने अपना ग्रेजुएशन तो जनरली आदमी 21 साल में कंप्लीट करता है, इन्होंने भी ऐसा ही किया है ना। और कहाँ से किया, सेंट जॉन्स कॉलेज जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है, कई सारे ऑथर्स ने पढ़ा है, यहाँ से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वर्ड्सवर्थ हैज ऑलरेडी मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर इन 1787। इन्होंने डेब्यू का मतलब होता है प्रथम प्रदर्शन, तो इन्होंने राइटर के रूप में अपना डेब्यू कर लिया और वो कब, 1787 में एक मैगजीन में इन्होंने पब्लिश करवाया अपनी एक पोएम को। ही पब्लिश्ड अ सोनेट, और क्या सबसे पहले पब्लिश कराया था, सोनेट, इन द यूरोपियन मैगजीन। In 1793 he returned from France before the execution of Louis XVI। लुई 16वां की मृत्यु से पहले, उनको फांसी दिए जाने से पहले, उनका एक्सक्यूशन होने से पहले ये आ गए थे लौट करके फ्रांस से। नेक्स्ट, इन 1794 he was reunited with Dorothy with whom he was separated। 1794 में डोरोथी से दोबारा मिलते हैं जिससे ये अलग हो गए थे। इन 1778 ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स डोरोथी बिकेम हिज कंपेनियन। कुछ वित्तीय समस्याओं के चलते डोरोथी इनकी कंपेनियन, क्लोज फ्रेंड और मॉरल सपोर्ट बन जाती है एंड हाउस कीपर टिल हर मेंटल एंड फिजिकल डेक्लाइन इन 1830। यानी कि 1830 तक डोरोथी इनके साथ ही रहती है जब तक कि वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं हो जाती है, यानी एकदम अंतिम अवस्था में आने से पहले। इन 1795, यानी कि बात है 1795 की, 1795 ही मेट कॉलरिज इन समरसेट। माय डियर, इस एक छोटी सी लाइन में दो क्वेश्चन समाये हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि भैया कॉलरिज से वर्ड्सवर्थ की मुलाकात कब हुई, पहली मीटिंग तो 1795 में। दूसरा कि प्लेस कहाँ पर, समरसेट, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों को। हिज फर्स्ट पोइम ऑफ एनी लेंथ वॉज एन इवनिंग वॉक 1793। यानी कि अगर हम फुल लेंथ पोइम की बात करें तो इनकी पहली पोइम है एन इवनिंग वॉक। दिस पोइम शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच पोइट्स रॉसेट, राउचर एंड Delisle, who described the agricultural scene with anti-aristocratic feeling, and of Saint Lambert, whose poem on the seasons 1769
emphasized the place of agriculture in the life of the nation. The verse form of the heroic couplet, यहाँ पर आपको बस केवल एक पॉइंट याद कर लेना है दिमाग में कि इनकी पहली पोएम माय डियर कौन थी, एन इवनिंग वॉक 1793 में आई थी। इस पर कई फ्रांसीसी पोइट्स का प्रभाव था और साथ ही साथ में अगली बात आपको लर्न करना है कि यह पोएम हेरोइक कपलेट में लिखी गई है। इट इज़ बेस्ड ऑन हिज नेटिव लेक्स। चलिए अगला जो कलेक्शन है यह भी इम्पॉर्टेंट है, डेस्क्रिप्टिव स्केचेज आल्सो पब्लिश्ड इन 1793। याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन में दोनों देता है तो दोनों सही होंगे, है ना। डेस्क्रिप्टिव स्केचेज भी 1793 में पब्लिश हुआ। इज अनदर वर्क रिटन इन अ कन्वेंशनल मोड ऑफ द डे, हेरोइक कपलेट फॉर्म। कन्वेंशनल मोड में लिखा गया था और हेरोइक कपलेट में था। दो इट बियर्स मोर डायरेक्टली द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फ्रेंच एक्सपीरियंस, इट इज़ अ ट्रैवल पोएम dealing with his alpine tour of 1790, but its main purpose is to show the free, simple and happy life of Swiss peasantry who lived uncorrupted and independent life in the mountain home. Wordsworth in composing this poem was inspired by William, underline करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पोएम को कंपोज करने में विलियम वर्ड्सवर्थ विलियम कॉक्स से प्रभावित थे और विलियम कॉक्स के स्केचेस से प्रभावित थे। द नेचुरल, सिविल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड जिसका नाम था। डेस्क्रिप्टिव स्केचेज इज इन हेरोइक कपलेट, यह भी हेरोइक कपलेट में है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। इन 1797 लिरिकल बैलेट्स वर प्लान्ड विद कॉलरिज when Wordsworth was living at Resttown with his sister। क्या कह रहा है माय डियर, 1797 में लिरिकल बैलेट का प्लान किया गया है ना, जिसने कि एक जो टर्निंग पॉइंट था रोमांटिसिज्म में लाने के लिए माना जाता है कि यहीं से शुरुआत हुई है लिरिकल बैलेट के साथ ही। इसका प्लान 1797 में किया था कॉलेज के साथ मिल करके, और जब ये लोग रेस्ट डाउन में रहते थे अपनी बहन के साथ में विलियम वर्ड्सवर्थ। इन 1798 द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1798 द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेड केम विद 4 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कॉलरिज की कितनी पोएम थी, तो वो 4 थी और 19 थी। वर्ड्सवर्थ की टोटल कितनी हो गई, 23। कॉलरिज द कॉलरिज द एंशिएंट मैरिनर, अंडरलाइन करिए सभी साथी, वॉज द ओपनिंग पोएम, यानी कि पहली जो पोएम थी लिरिकल बैलेड की वह कॉलरिज की एंशिएंट मैरिनर थी। एंड वर्ड्सवर्थ, डोरोथी एंड कॉलरिज ट्रेवल्ड टू जर्मनी इन द ऑटम ऑफ 1798। while Coleridge was the intellectual stimulated by the trip, its main effect on Wordsworth was to produce homesickness। यहाँ पर आपको एक बात और बतानी है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हमारे कई साथी जानते हैं बहुत अच्छे से कि भाई ओपनिंग यानी कि फर्स्ट पोएम तो हो गई द एंशिएंट मैरिनर, लेकिन लास्ट पोएम कौन सी थी ये आपको बताना है। ओपनिंग तो आपने एकदम सही बताया पढ़ा, लेकिन लास्ट आपको बताना है और निश्चित तौर पर आप सही आंसर करेंगे, आई होप सो। ड्यूरिंग द विंटर ऑफ 1798-1799 वर्ड्सवर्थ लिव्ड विद डोरोथी इन गॉसलर and despite extreme stress and loneliness he began working on an autobiographical piece later titled The Prelude। इन्होंने प्रिल्यूड पर काम करना प्रारंभ कर दिया और प्रिल्यूड को माना जाता है कि ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी स्वयं के विषय में लिखा है। He wrote a number of famous poems including the Lucy poems। He and his sister moved back to England, now to Dove Cottage in Grasmere in the Lake District, and this time with fellow poet रॉबर्ट साउदी। अब ये रॉबर्ट साउदी के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं और इसीलिए माय डियर विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी को लेक पोएट्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यही है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी
केम टू बी नोन एज लेक पोएट्स। और यहाँ से क्वेश्चन 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि विच वन इज़ नॉट लेक पोएट्स। तो याद रखना है कि ये लेक पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं। मैनी ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम्स ऑफ दिस पीरियड रिवॉल्व अराउंड द थीम्स ऑफ डेथ, एंड्योरेंस, सेपरेशन एंड ग्रीफ। इनकी कई ऐसी पोएम हैं जिसमें इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जैसे कि मृत्यु क्या है, डेथ, सहनशीलता, अलगाव और दुख क्या होता है। इन 1802 वर्ड्सवर्थ विजिटेड फ्रांस विद डोरोथी टू मीट एनेट एंड कैरोलिन। 1802 में एक बार पुनः ये फ्रांस जाते हैं एनेट और कैरोलिन से मिलने के लिए। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम फ्रांस वर्ड्सवर्थ मैरिड अ चाइल्डहुड फ्रेंड मैरी हचिंसन। देखो, अगर कभी पत्नी के रूप में पूछा जाए, वाइफ के रूप में, तो मैरी हचिंसन को ही लगाना इनकी स्पाउच। ये जब फ्रांस से लौट आते हैं, है ना, आप समझ सकते हैं इस समय जब ये लौट आए हैं और लौटने के बाद में इन्होंने अपने बचपन की मित्र मैरी हचिंसन से विवाह कर लिया है। बाय 1810 वर्ड्सवर्थ एंड मैरी हैड 5 चिल्ड्रेन। और 1810 तक इन्होंने दोनों ने मिलकर के, मैरी और वर्ड्सवर्थ ने 5 बच्चों को जन्म दिया। बट देयर हैप्पीनेस वाज टेम्पर्ड बाय द लॉस एट सी ऑफ विलियम्स ब्रदर जॉन। लेकिन इनकी खुशी को ग्रहण लग जाता है। विलियम के भाई जॉन की मृत्यु हो जाती है 1805 में। और एलिनेशन फ्रॉम कॉलेज, 1810 में एलिनेशन यानी कि अलगाव हो जाता है कॉलेज से। और इनके 2 बच्चों की डेथ ऑफ 2 चिल्ड्रेन इन 1812 में इनके 2 बच्चों की डेथ भी हो जाती है आउट ऑफ 5। इन 1813 वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड एन एंड नहीं होगा यहाँ पर, एन होगा, एन अपॉइंटमेंट एज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स फॉर वेस्टमोरलैंड। In the same year 1813, he with his family including Dorothy moved to Riddle Mount, Ambleside between Grasmere and Riddlewater, where he spent the rest of his life। 1813 में ये आ जाते हैं और रेडल माउंट में, जहाँ पर ये अपना शेष जीवन व्यतीत करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड द Pointer William Green in 1823, Wordsworth mended his relations with Coleridge. The two were fully reconciled by 1828. Reconcile मतलब समझौता कर लेना। When they turned the Rhineland together, Coleridge died in 1834. यह क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि कॉलेज की डेथ कब होती है, 1834 में, याद रखिएगा। डोरोथी सफ़र्ड फ्रॉम अ सीवियर इलनेस इन 1829। 1829 में डोरोथी को गंभीर बीमारी हो जाती है। दैट रेंडर्ड हर एन इनवैलिड फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ। और इस तरीके बीमार होती है कि एकदम अपंग सी हो जाती है ना, और इसके बाद में कभी भी दोबारा अपने पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पाती है। वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड एन ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ डिग्री इन 1839 from Durham University and the same honor from Oxford University in 1839। इन्हें 1839 में बहुत बड़ा सम्मान मिलता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी और डरहम यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। इन 1842 में द गवर्नमेंट अवार्डेड हिम अ सिविल लिस्ट पेंशन अमाउंटिंग 300 पाउंड्स अ ईयर। सरकार ने 1842 में इन्हें एक पेंशन अवार्ड दिया जिसमें से इनको 300 पाउंड प्रतिवर्ष मिलते थे। विद द डेथ इन 1843 ऑफ रॉबर्ट साउदी, और रॉबर्ट साउदी की डेथ हो जाती है 1843 में। वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोइट लॉरिएट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो एक बार ये आ चुका है कि किसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरिएट बनाया गया, तो वो रॉबर्ट साउदी हैं। और रॉबर्ट साउदी के बाद ही कब, 1843 में, है ना, इनकी डेथ होती है, तो उसके जस्ट आफ्टर ये बनाए जाते हैं। ऑन वर्ड्सवर्थ रिसीविंग दिस ऑफर, ब्राउनिंग इन हिज पोएम द लॉस्ट लीडर सेड। ब्राउनिंग ने एक बड़ा ही ज़ोरदार कमेंट किया है इनके ऊपर, और उस कमेंट को आप देखिएगा।
फॉर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स ही सोल्ड हिमसेल्फ एंड ब्राउनिंग कॉल्स हिम द लॉस्ट लीडर। यहाँ दो तरीके का क्वेश्चन है, ये तो ब्राउनिंग का कोटेशन है। इस कोटेशन के अलावा एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि वर्ड्सवर्थ को किसने द लॉस्ट लीडर कहा है, तो याद रखिएगा ब्राउनिंग ने ही कहा है। और क्यों कहा है, क्योंकि ये पोइट लॉरिएट बन गए थे। तो भाई पोइट लॉरिएट का मतलब एक राष्ट्र कवि या राज्य कवि होगा, और जब कोई राष्ट्र का या राज्य का किसी शासक के अंदर कवि होगा तो उसके अनुसार रचनाएं करेगा, उसकी मौलिकता भंग हो जाएगी। इसीलिए ब्राउनिंग ने इन पर यह कमेंट किया था। वर्ड्सवर्थ डॉटर डोरा डाइड इन 1847। डोरा की मृत्यु हो जाती है 1847 में। एंड ड्यू टू दिस शॉक वर्ड्सवर्थ डाइड ऑन अप्रैल 23। और इसी सदमे के चलते 23 अप्रैल 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है। एंड वाज बेरीड एट सेंट ऑसवाल्ड्स चर्च ग्रेसमियर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इनको कहाँ दफनाया गया। सेंट ऑसवाल्ड चर्च ग्रेसमियर में इनको बेरी किया गया था। हिज विडो मैरी पब्लिश्ड हिज लेंदी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम टू कॉलेज एज द प्रिल्यूड 1850 सेवरल मंथ्स आफ्टर हिज डेथ। इनके डेथ की कई महीने बाद प्रिल्यूड का पब्लिकेशन होता है 1850 में, जो इनकी पत्नी के द्वारा किया जाता है, मैरी के द्वारा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टेनिसन ने इनके विषय में क्या कहा है। टेनिसन सेड ऑफ वर्ड्सवर्थ ही अटर्ड नथिंग बेस्ट। ये कोटेशन जरूर याद किया करो माय डियर। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि ही अटर्ड नथिंग बेस्ट, ये किसने कहा, तो जवाब होगा टेनिसन। एनालिसिस ऑफ हिज पोएम्स। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पोएम्स का एनालिसिस करते हैं। देखो ध्यान रखना, पोएम से दो तरीके के क्वेश्चन, बायोग्राफी हो गई, पोएम से दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि इस पोएम को लिखा कब गया। दूसरा, इस पोएम की थीम क्या है, इस पोएम में क्या बताया गया है। और एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आता है कि इम्पॉर्टेंट लाइन है ना, तो वो इम्पॉर्टेंट लाइंस भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन पहले आप बेसिक चीज़ें समझें। टिंटर्न एबे। और इसी बीच में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो लोग बुक परचेज करना चाहें तो वर्ड्सवर्थ की केवल एक बुक आती है, उसको परचेज कर सकते हो, और नाम है सिलेक्ट पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। इस नाम से ये पोएम बुक आती है, इसको आप परचेज कर लें यदि पॉसिबल हो, और नहीं भी परचेज करते हो तो मैं आपको सारा कंटेंट तो दूंगा ही। आइए देखें। टिंटर्न एबे फर्स्ट पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड 1798। लिरिकल बैलेड में ये पब्लिश हुई थी पहली बार। वर्ड्सवर्थ सेड ऑफ दिस पोएम। वर्ड्सवर्थ इस पोएम के विषय में क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। नो पोएम ऑफ माइन was composed under circumstance more pleasant for me to remember that this I begin it upon leaving Tintern after crossing the Wye and Wye river है, and concluded it just as I was entering Bristol in the evening after a ramble की स्पेलिंग सही कर लो, RAMBLE, ramble मतलब यात्रा, of 4 or 5 days with my sister. Not a line of it was altered and not any part of it written down till I reached Bristol. ये इन्होंने कहा था। It is written in blank verse. टिंटर्न एबे को किस में लिखा गया, ब्लैंक वर्स में लिखा गया। हेलन डर्बीशायर सेज दिस इज द फर्स्ट पोएम इन विच वर्ड्सवर्थ जीनियस फाइंड्स फुल एक्सप्रेशन। काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। दिस पोएम रिकॉर्ड्स वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथीज विजिट टू द बैंक्स ऑफ वाई इन 1798। दिस टूर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ 1793 विच वर्ड्सवर्थ डिड अलोन ऑन फुट फ्रॉम सैलिसबरी प्लेन्स टू वेल्स। एक बार पहली बार ये गए थे 1793 में, आफ्टर 5 years 1798 में गए थे, और डोरोथी के साथ में गए थे पहली बार अकेले। दिस पोएम शोज वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टूवर्ड्स मिस्टिज्म। मिस्टिज्म यानी कि रहस्यवाद के संबंध में क्या विचार हैं वर्ड्सवर्थ के, ये इसमें दिखाया गया है। इट्स फुल टाइटल इज, इसका पूरा टाइटल आपको लर्न करना है आज ही। लाइन्स कंपोज्ड आ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटर्न एबी
ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। ये पूरा टाइटल इसका आप लोग लर्न कर जाएंगे आज ही। ही सीज नेचर एज एन एंकर गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल। ही सीज नेचर एज द सोर्स ऑफ ऑल माई मॉरल बीइंग। ही रिफर्स टू डोरथी, इन्होंने डोरथी के लिए कहा है माई डियर फ्रेंड। ये क्वेश्चन आता है और पूछता है कि वर्ड्सवर्थ ने माई डियर फ्रेंड किसे कहा है, तो कई लोग तुक्के में लगा देते हैं कॉलरिज। याद रखिएगा, गलती मत करना, अंडरलाइन कर लो डोरथी। ही सेज नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। प्रकृति उस हृदय को कभी भी धोखा नहीं देती जो उससे प्रेम करता है। द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम आर 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain spring with a soft inland murmur, the still sad music of humanity। ये बिगनिंग लाइन है, याद रखेंगे। वर्ड्सवर्थ कॉल्स हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ नेचर इन दिस पोएम। वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को वर्शिपर ऑफ नेचर कहा है। ये किस पोएम में? टिंटन एबे में ही कहा है। टिंटन एबे इज आ मॉनमाउथशायर इंग्लैंड। टिंटन एबे कहाँ पड़ता है? मॉनमाउथशायर इंग्लैंड में पड़ता है। और वाई क्या है? एक रिवर है। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, याद रखना है। दिस पोएम इलस्ट्रेट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन द बॉय, द ग्रोइंग यंग एंड द मैन। ये पोएम चित्रित करती है, सुचित्रित वर्णन करती है कि प्रकृति का प्रभाव लड़के पर क्या है, युवा पर क्या है और एक पूर्ण मनुष्य पर क्या होता है। फॉर वर्ड्सवर्थ नेचर इज अ मॉरल टीचर। वर्ड्सवर्थ के लिए प्रकृति एक मॉरल टीचर के रूप में है। इट इज़ अ शॉर्ट मेडिटेटिव पोएम ऑफ नेचर। एक मेडिटेटिव चिंतात्मक पोएम है। इट डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। चलिए, इमॉर्टैलिटी ओड की बात करें। कंपोज बिटवीन 1803 टू 1803, 1803 से 1806 के बीच में इनका ये पोएम कंपोज होती है और पब्लिश होती है 1807 में, 1807। फुल टाइटल देखें और इसको याद करेंगे। माय डियर, फुल टाइटल लर्न करना है। ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड मैच्योरिटी। दिस पोएम इज अबाउट प्री नेटल एग्जिस्टेंस। आप लोग इस प्री और नेटल को अलग अलग कर देंगे। नेटल मतलब बर्थ होता है, चाइल्डहुड मैच्योरिटी, ये इस पोएम इस विषय में है, थीम है। इट इज़ अ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। यदि आपसे कहे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाइए कि स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो इमॉर्टैलिटी ओड है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। द थीम इज द ग्रेजुअल डेक्लाइन इन keenness of imagination as we pass from childhood to maturity. Our birth is but in sleep and forgetting. The soul that rises with us, our life is star. Matthew Arnold criticizes Wordsworth's immortality ode as lacking in poetic truth. ये कहा है कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने कि ये जो पोइटिक ट्रूथ है उसमें कमी की गई है। और नेक्स्ट है द सॉलिटरी रीपर। एकाकी, रीपर मतलब कुछ काटने वाला। इट वॉज रिटिन आफ्टर अ टूर ऑफ स्कॉटलैंड 1805 एंड वॉज पब्लिश्ड इन 1807। 1805 में लिखी गई और 1807 में पब्लिश हुई। इट वॉज इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ द पोइम्स इंटाइटल्ड मेमोरीज ऑफ अ टूर इन स्कॉटलैंड। This poem was suggested to Wordsworth by sight of a Highland girl who was singing a song as she was cutting and binding sheaves of corn all alone in the field. एक लड़की है माय डियर, और वो अनाज के गट्ठर को काट रही है और उस अनाज की जो शीव्स बनाती है, जो गट्ठर बनाती है, उसे बांध रही है अकेले। Behold her single in the field, you solitary Highland lass. लैश मतलब लड़की होता है। इट इज़ अ लिरिक। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ये सोनेट नहीं, ये क्या है? ये लिरिक है। द सॉलिटरी रीपर जो 1807 में पब्लिश होता है, और यह एक लिरिक है। ये 2 लाइन भी लर्न कर लेंगे, ये लाइंस भी इम्पॉर्टेंट है।
तो आज की क्लास इतनी ही। आई होप कि कल से आपकी प्रॉपर क्लास मिलेगी। टेक केयर, थैंक यू। अपना ख्याल रखें, रिवीजन करते रहें। यदि पॉसिबल होगा, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो आज आपको शाम को एक ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा आपको आपके एप्लीकेशन पर। टेक केयर, थैंक यू। कोई अगर अतिरिक्त बात है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक